ऐसा हुआ कि जैसे ही आर्पानेट बहुत पॉपुलर हो गया, तो 1970 के जो आखिरी साल है इस दशक के, यहां पर एनएसएफ यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन, अमेरिका के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने देखा कि आर्पानेट में तो बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल है, ये तो बहुत बढ़िया नेटवर्क है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। लेकिन एक इसमें इनको समस्या ये देखी कि अगर आर्पानेट से अगर आपको कनेक्ट होना है तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट जिन जिन यूनिवर्सिटीज का है, मतलब ये यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ है, या कोई ऑफिस है, कोई कंपनी है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तभी आप आर्पानेट से कनेक्ट हो सकते हैं। ये चीज एनएसएफ ने देखी। इन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हम आर्पानेट का एक सक्सेसर बनाते हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि जो हम आगे आर्पानेट को बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके की चीज बना रहे हैं, उसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का रिसर्च ग्रुप हो, वो सारे के सारे इसमें कनेक्ट हो सके। तो शुरुआती दौर में इन्होंने एक बैकबोन बनाया। बैकबोन जो होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एनएसएफ ने, नेशनल साइंस फाउंडेशन, 6 सुपर कंप्यूटर मतलब होते हैं ऐसे कंप्यूटर जिनमें कंप्यूटिंग पावर और बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं जबरदस्त होते हैं। तो 6 सुपर कंप्यूटर इन्होंने लगाए और वो अलग अलग जगह है, सैन डिएगो, बोल्डर, शैंपेन, पिट्सबर्ग, इटाका और प्रिंसटन। तो यहां पर आप देख भी रहे हैं कि इस तरीके की 6 इन्होंने यहां पर लगा दी। चलिए साहब, ये बात हो गई। हर एक सुपर कंप्यूटर के साथ, क्योंकि 6 सुपर कंप्यूटर थे, हर एक के साथ एक कंप्यूटर लगाया इन्होंने, जिसको इन्होंने नाम दिया फज़ बॉल। क्या नाम दिया? द फज़ बॉल, जो कि इस तरीके से दिखता था। तो हर एक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को एक छोटा ब्रदर दे दिया एक तरीके से। वो था LSI 11 माइक्रो कंप्यूटर था, उसको फज़ बॉल का नाम दिया गया। अभी जो फज़ बॉल थे, ये 56, ये जो थे, ये 56 kbps लाइन से, ये आपको डेटा रेट बता रहा हूं मैं आपको, इस लाइन से कनेक्टेड थे और उन्होंने एक नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क या सबनेट बनाया। लेकिन जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी थी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, वो आर्पानेट वाली ही थी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लेकिन थोड़ी सी परिवर्तित हो गई। ये जो फज़ बॉल है, ये शुरुआत से ही TCP/IP पे बात करता था, उस प्रोटोकॉल पे ही काम करता था ये। इसका मतलब जो एनएसएफ नेट है, वो एक पहला TCP/IP वैन बन गया, पूरे देश के लिए है, इसीलिए हम इसको वैन कह रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। एनएसएफ ने क्या किया, बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे लोगों को फंड किया और इन्होंने ये कहा कि जितने भी रीजनल नेटवर्क हैं, जितने भी नेटवर्क विद्यमान हैं, वो इस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को एक्सेस कर सके और आपस में भी ये रीजनल नेटवर्क कम्युनिकेट कर सके। और जब ये नेटवर्क बना दिया गया, ये रीजनल नेटवर्क भी जुड़ गए, तो इसी को नाम दिया गया एनएसएफ नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ये कैसा, ये आर्पानेट से भी कनेक्टेड था। आर्पानेट से कैसे कनेक्टेड था? कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी, जिसको हम CMU भी कहते हैं, यहां पर एक IMP और एक फज़ बॉल, यानी कि जो कंप्यूटर है फज़ बॉल, उसके थ्रू ये कनेक्टेड था आपके आर्पानेट से। यहां पर आप देख रहे हैं एनएसएफ नेट का बैकबोन। 1988 की बात मैं कर रहा हूं। ये इस तरीके से चित्रण था। अब बैकबोन बन गया, लेकिन एनएसएफ नेट तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, बहुत ज्यादा उसके पास ये भी नहीं है, रिसोर्स भी नहीं है, मैन पावर भी नहीं है। तो ये इतना ज्यादा सक्सेस हो गया कि एनएसएफ नेट ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई अब इसको आगे बढ़ाना है या इसका रख रखाव करना है, वो उन्होंने मेरिट कंसोर्शियम को दे दिया। एनएसएफ नेट ने एक और काम किया, इन्होंने जो बड़े बड़े उस समय जायंट कंपनियां थी, IBM, MCI, मेरिट, इन सबको कहा कि भैया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन बनाइए, और नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन का नाम रखा गया ANS, एडवांस नेटवर्क्स एंड सर्विसेज। ये पहला स्टेप था कि किस तरीके से आर्पानेट, फिर एनएसएफ नेट, यानी कि जो इंटरनेट है, उसको कमर्शियलाइज किया गया, कंपनी के हाथ में आ गया। 1990 की बात मैं कर रहा हूं। ANS ने फाइनली इस एनएसएफ नेट को ले लिया और 1.5 Mbps की जो लिंक्स थी उनको बढ़ा के 45 Mbps कर दिया और इसी को कहा गया ANS नेट। पहले ARPANET, NSF नेट, अब ANS नेट। 5 साल बाद इसी ANS नेट को अमेरिका ऑनलाइन ने खरीद लिया या इसको बेच दिया गया। लेकिन जब 5 साल हुए, क्योंकि इतना पॉपुलर हो चुका था इस तरीके का नेटवर्क, बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो कमर्शियली IP सर्विस दे रही थी, वो खुद ही सर्विस दे रही थी। तो अब हो क्या रहा था कि गवर्नमेंट के हाथ से प्राइवेट के हाथ में आ गया, लेकिन ट्रांजिशन भी तो करना था। कहने का मतलब यह है कि हर एक रीजनल नेटवर्क दूसरे रीजनल नेटवर्क जितने भी जहां जहां थे, कोई यूनिवर्सिटी का होगा, कोई इंस्टीट्यूशन का होगा, वो आपस में बात कर सकें। तो एनएसएफ ने ये डिसाइड किया, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने, कि हम 4 नेटवर्क ऑपरेटर, या ये कहें उनको एक कहा या कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया कि आप 4 जगह पे यूनाइटेड स्टेट्स में नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स लगाइए।
या उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब आप ये देखिएगा यहां पर नेटवर्क एक्सेस पॉइंट ये है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये NAPs बना दिए गए। ये जो NAPs थे अलग अलग कंपनीज के पास थे, इनके ऑपरेटर थे पैकबेल, एमेरिटेक, MFS और स्प्रिंट, ये अलग अलग जगह पे थे जो यहां पर आप देख रहे हैं। हर एक नेटवर्क ऑपरेटर जो ये बैकबोन जो सर्विस NSF नेट की है वो अलग अलग रीजनल नेटवर्क को देना चाह रहा था। उसको पहले तो सारे NAP से कनेक्ट करना होगा, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट मतलब चारों ये कनेक्टेड रहेंगे और फिर ये अपना रीजनल सर्विस दे पाएगा। ठीक है जी। अब रीजनल सर्विस दे रहा है इसका मतलब इसको हर आदमी ये चाह रहा था कि बहुत सारे लोग जुड़ जाए, बहुत सारे लोग जुड़ जाए। तो बेसिकली अब ये फाइट हो गई कि ये 4 कंपनियां मैक्सिमम लोग जुटाने की कोशिश करने लगे। तो यहीं से सर्विस और प्राइस का कहें कि उद्गम हुआ और यहीं से कमर्शियलाइजेशन की शुरुआत हो गई। इस तरीके से इंटरनेट का हम आज जो सिचुएशन देखते हैं वो है। 1990s में बहुत सारे ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट तो थे ही थे। रिसर्च प्रोजेक्ट से नेटवर्क बने जो ARPANET पे बेस्ड थे या NSF नेट पे बेस्ड थे। लेकिन ये केवल अमेरिका की बात नहीं है, बहुत सारी अलग कंट्रीज में भी ये होने लगा और ये हुआ। जैसे यूरोपानेट है जो आप यहां पर एक चित्रण देख रहे हैं, ऐसी इबोन है, ये सब बने जो 2 Mbps से थे, फिर उसके बाद वो 34 Mbps तक आ गए। जिस तरीके से क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी जब शुरू करती है तो उसको प्राइवेटाइज करना जरूरी हो जाता है किसी लेवल पे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी इतना सारा नहीं हैंडल कर पाएगी। तो ये जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने एग्जांपल दिया यूरोपानेट और इबोन, ये यूरोप में ये भी इंडस्ट्रीज को दे दिए गए, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिए गए। यहां पर एंट्री होती है, क्योंकि इंटरनेट की मैं बारे में बात कर रहा हूं, यहां एंट्री होती है टिम बर्नर ली साहब। इन्होंने WWW का इजाद कर दिया। जैसे ही वर्ल्ड वाइड वेब ये लेके आए उसके बाद इंटरनेट तो एक्सप्लोड हो गया, यानी कि फट गया। इतने सारे लोग WWW या इंटरनेट यूज करने लगे कि पूछे मत। यानी कि अब कोई ईमेल कर रहा है, कोई न्यूज ग्रुप बना रहा है, कोई रिमोट लॉगिन कर रहा है, कोई फाइल ट्रांसफर कर रहा है, सारी चीजें इसमें होने लगी। आज के जमाने में अगर आप देखेंगे, उस जमाने में तो ये काम होता था, आजकल के जमाने में आप देखिएगा स्क्विड गेम्स, मनी हाइस्ट और क्या क्या पिक्चरें, मूवीज, आप Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब इस पे देखते हैं, ये मेन है। और जो डोमिनेंट ट्रैफिक जो आ रहा है वो इन्हीं नेटफ्लिक्स और यूट्यूब इस तरीके के अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रहा है।